गुड आफ्टरनून फ्रेंड। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय जनसंख्या एवं आर्थिक विकास पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर अनिल रामटेके, एसोसिएट प्रोफेसर जीएस कॉमर्स कॉलेज वर्धा। जनसंख्या एवं आर्थिक विकास, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो दुनिया की जनसंख्या अगर हम इस पर बात किए तो हमारे देश में पॉपुलेशन जो दिन ब दिन इंक्रीज हो रही है या पॉपुलेशन एक्सप्लोशन दिखाई देता है, कई सारे कारण हैं। भारत एक अल्प विकसित राष्ट्र कहा जाता है और अल्प विकसित राष्ट्र में जनसंख्या एवं आर्थिक विकास किस तरह से है, तो जनसंख्या वृद्धि के परिणाम विकसित देश की विभिन्न स्थितियों से भिन्न भिन्न दिखाई देता है। भारत देश में दरिद्रता, पूंजी की दुर्लभता, श्रम अधिक मात्रा में श्रमिक का विस्तार होना या जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास निम्न तरीके का हमारे देश में दिखाई देता है और कई आर्थिक विकास में बाधाएं या कुप्रभाव डालते हुए दिखाई देता है। इसमें द्रुत जनसंख्या वृद्धि या तीव्र जनसंख्या वृद्धि वर्तमान में उच्च उपभोग या भविष्य में ऊंचा उपभोग लाने हेतु निवेश के बीच चुनाव को अधिक दुर्लभ बना देता है। आर्थिक विकास निवेश पर निर्भर करता है और अल्प विकसित देश भारत देश में निवेश के लिए उपलब्ध संसाधन सीमित मात्रा में है और तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है। तो जनसंख्या जो निवेश की अपेक्षा या निवेश की मात्रा को बड़ी मात्रा में रोकती है, ऐसा दिखाई देता है। द्रुत जनसंख्या वृद्धि देश के प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करती है। जैसे हमारे देश में कई प्रकार की, जैसे जल है या जमीन है, जंगल है, कई प्रकार की प्राकृतिक संपदा है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक संपदा को कमजोर करती है या उत्पादकता में घट दिखाई देती है। द्रुत गति से बढ़ रही जनसंख्या के कारण कृषि जोतें छोटी हो जाती है। कृषि जोतें छोटी छोटी हो जाती है और उनको जितना अलाभकारी यानी जितनी उसमें जो कृषि जोतना या कृषि के माध्यम से जो उत्पादन की लागतें अलाभकारी होती है, विस्तृत खेती द्वारा भूमि के प्रयोग से खेती के उत्पादन में वृद्धि करने की कोई संभावना नहीं होती। परिणामस्वरूप ऐसा है कि कृषक दरिद्रता में ही रहते हैं। हमारे देश में काश्तकार या कृषक दरिद्रता में दिखाई देते हैं। वास्तव में द्रुत जनसंख्या वृद्धि भूमि का अति उपयोग लाती है, जिससे भविष्य की पीढ़ियों का कल्याण संकट में पड़ जाता है। अधिक दरिद्रता निर्माण होती है। या हमारे दुनिया की अन्य देशों में अगर देखिए, ब्राजील या लैटिन अमेरिका में प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण दोहन भी नहीं हुआ है। वहां भी द्रुत गति से बढ़ रही जनसंख्या सड़कों, जनसेवाओं या जल निकास और अन्य कृषि संबंधी जो भी सुविधाएं, इन सुविधाओं पर निवेश करना कठिन बन रहा है। भारत में यह व्यथा बड़े पैमाने में विस्तार से निर्माण हो रही है। अति गति
यानी तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या के साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन का समायोजन करना और कठिन हो रहा है। और भारत जैसे देश में निवास, विद्युत, जल, परिवहन आदि समस्याएं शहरीकरण से बड़ी मात्रा में उत्पन्न हो रही है और अतिरिक्त शहरीकरण से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण को सदैव ही दूषित करती दिखाई देती है। जनसंख्या तथा प्रति व्यक्ति आय, पॉपुलेशन एंड पर कैपिटल इनकम, इसमें भी हम विचार अवगत कराएंगे। जनसंख्या वृद्धि का प्रति व्यक्ति आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि तीन तरह से प्रति व्यक्ति आय को घटाती है। एक, भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ाती है। भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ने से, उपभोग वस्तुओं की लागत बढ़ने से और उनकी पूर्ति बढ़ाने के लिए सहयोगी साधन की दुर्लभता होने से तथा पूंजी के संचय में ह्रास बड़ी मात्रा में करती है, क्योंकि परिवार के सदस्यों के बढ़ जाने पर अधिक खर्चा परिवार का बढ़ जाता है। यदि जनसंख्या में बच्चों की प्रतिशतता अधिक हो तो दुनिया के सब अल्प विकसित देश, उसमें भारत भी है, तो प्रति व्यक्ति आय पर जनसंख्या वृद्धि के प्रतिकूल प्रभाव में भी अधिक कठोर हो जाते हैं। राष्ट्रीय उत्पादन में होने वाले प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ उपभोक्ताओं की संख्या भी बढ़ती है। जनसंख्या में बच्चों की बड़ी संख्या से अर्थव्यवस्था पर भी भारी बोझ पड़ता है, क्योंकि ये बच्चे केवल उपभोग करते हैं और राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि नहीं करते हैं। हमारे देश में ऐसा ही हो रहा है। एक अन्य कारण यह भी है कि अल्पविकसित देशों में जीवन प्रत्याशी कम होता है और पालन पोषण के लिए बच्चों की संख्या अधिक होती है और कमाने वाले वयस्कों की संख्या कम होती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय घट जाती है। राष्ट्रीय आय में जो भी वृद्धि होती है उसे जनसंख्या में वृद्धि शून्य कर देती है। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव से प्रति व्यक्ति आय घट जाती है, कम हो जाती है। जनसंख्या तथा रहन सहन स्तर, भारत की जनसंख्या और रहन सहन स्तर, जैसे कि रहन सहन के महत्वपूर्ण निर्धारकों में से प्रति व्यक्ति आय एक कारण है। इसलिए जनसंख्या वृद्धि के संबंध में प्रति व्यक्ति आय को भी प्रभावित करने वाले साधन रहन सहन के स्तर पर भी समान रूप से लागू होते हैं। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या खाद्य पदार्थ, कपड़ा, मकान इत्यादि के लिए मांग बढ़ा देती है, परंतु सहयोगी साधनों जैसे कच्चे माल, कुशल श्रम, पूंजी ऐसे अभाव के कारण अल्पकाल में उनकी पूर्ति नहीं बढ़ती। उनकी पूर्ति न बढ़ने के कारण उनकी लागतें और कीमत बढ़ जाती है, जो सर्वसाधारण के जीवन की लागत बढ़ा देती है। इसी से रहन सहन स्तर को पहले ही नीचा होता है और भी गिर जाता है। दरिद्रता से बच्चों की बड़ी संख्या उपज जाती है, जो दरिद्रता की और भी बढ़ती जाती है और दरिद्रता का दुष्चक्र, अधिक बच्चे, नीचा रहन सहन स्तर क्रमतः चलते रहता है। और इसमें जनसंख्या स्तर
को घटाने वाले जनसंख्या का दबाव अल्प विकसित देशों में जैसे भारत जैसे राष्ट्र में कई लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं। अपने रहन सहन से सुधार करने के लिए परिश्रम बड़ी मात्रा में करना पड़ता है, पर कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जो अल्प विकसित देशों में या विकसनशील राष्ट्रों में ये संबंध में इस मत को समर्थन करे। इस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम बड़ी मात्रा में रहन सहन स्तर पे घट या रहन सहन में निम्न मात्रा में रहन सहन दिखाई देता है। तो जनसंख्या जनसंख्या आर्थिक विकास को कमजोर करके कमजोर करता है। जनसंख्या तथा कृषि विकास अल्प विकसित देशों में या विकसनशील राष्ट्र में जैसे भारत जैसे विकसनशील राष्ट्र में अधिकतर देहातों में जनसंख्या दिखाई देती है। जैसे कि हमारे देश में 5,76,000 ग्रामों में हमारा देश बसा हुआ है और 87% लोग काश्तकार लोगों के पास जैसे कि 1 से 1.5 हेक्टेयर जमीन है और उनका परिवार उसी पर ही निर्वाह करता है। और देश में दरिद्रता का, गरीबी का, असमानता जैसे असमानता, सामाजिक आर्थिक असमानताओं का विस्तार बड़ी मात्रा में दिखाई देता है। ग्रामों में जीवन या रहन सहन निम्न मात्रा में या निम्न कैटेगरी में दिखाई देता है। तो श्रमिकों को रेगुलर रोजगार न मिलने के कारण या अर्ध बेरोजगारी बड़ी मात्रा में दिखाई देती है और अशिक्षित बेरोजगारी बड़ी मात्रा में ग्रामों में दिखाई देती है। तो इसमें उनका प्रमुख जो व्यवसाय भी भारत में जनता का जो मैक्सिमम जनसंख्या का जो प्रमुख व्यवसाय कृषि दिखाई देता है। जैसे कि जब 1951 में करीबन हमारे देश में केवल 87% से अबव भी लोग कम से कम जो 87% अबव लोग काश्तकारी यानी खेती पर निर्वाह करते, उपजीविका करते थे। अभी धीरे धीरे पंचवार्षिक योजनाओं में बदलाव हुआ और पंचवार्षिक योजनाओं में और नियोजन आयोग के कई प्रकार की आर्थिक विकास में जैसे औद्योगिकरण हुआ, सेवा, यातायात, एजुकेशन या अन्य मात्रा में जो डेवलपमेंट होने के कारण कृषि का स्तर कम हुआ। वो अभी 47% लोग, फिर भी हमारे देश के 47% लोग कृषि पर निर्भर है। लेकिन ग्रामों में कई मात्रा में जनसंख्या का प्रचार प्रसार, जनसंख्या रोकथाम करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई, लेकिन अर्थसंकल्प में जो धनराशि या निवेश जो रखना पड़ता है या जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो कम दिखाई देती है। तो देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए जो हमारे देश में जनसंख्या, मैक्सिमम जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि होने के कारण भूमि व्यक्ति अनुपात उसका बिगड़ जाता है और भूमि पर जनसंख्या का दबाव इसलिए बढ़ता है कि भूमि की पूर्ति लोच रहित होती है। भूमि की पूर्ति लोच रहित होने के कारण अदृश्य बेरोजगारी हमारे देश में बड़ी मात्रा में दिखाई देती है और प्रति व्यक्ति आय और भी घट जाती है। प्रति व्यक्ति आय और भी घट जाती है। कम प्रति व्यक्ति आय बचत तथा निवेश की प्रवृत्ति को अधिक घटा देती है। परिणाम स्वरूप भूमि पर सुधरी हुई तकनीकों तथा अन्य सुधारों का प्रयोग बड़ी मात्रा में नहीं मिल सकता। कृषि में पूंजी निर्माण को बहुत बड़ा धक्का पहुंचता है। कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण को बड़ा धक्का पहुंचता है और अर्थव्यवस्था निर्वाह स्तरीय दलदल में धंस जाती है। यानी
अर्थव्यवस्था को एक स्ट्रॉन्ग अर्थव्यवस्था बड़ी मात्रा में उसमें चरमरा जाती है। और अतिरिक्त जनसंख्या के लिए भोजन का प्रबंध करना गंभीर समस्या बन जाती है। सरकार को बड़ी मात्रा में केंद्र सरकार को बड़ी मात्रा में आयात करनी, यानी सामग्री जैसे कि अन्न धान्य या जो भी आवश्यक चीजें आयात करनी पड़ती है, और एक गंभीर भोजन का प्रबंध करना गंभीर समस्या बन जाती है। आज 21% लोगों को 2 वक्त का भोजन हमारे देश में नहीं मिलता है। बहुत बड़ा एक इसमें कहते हैं कि बहुत बड़ी डिफरेंसेस है। यानी हमारे देश में दरिद्रता सबसे ज्यादा बढ़ रही है। कोविड-19 में बड़ी मात्रा में लोगों का रोजगार चला गया है। 2 करोड़ लोग पिछले 2 महीने में बेरोजगार हुए हैं। तो जनसंख्या और आर्थिक विकास, इसमें कई मात्रा में भिन्नता दिखाई देती है। तो अर्थव्यवस्था निर्वाह स्तरीय दलदल में धंस जाती है, और अतिरिक्त जनसंख्या के लिए भोजन का प्रबंध सरकार को एक गंभीर समस्या बन जाती है, क्योंकि खाद्य पदार्थों को बहुत कमी होती है। इसका आयात करना पड़ता है। भारत देश ने अभी प्याज का आयात किया, 600 टन प्याज का आयात करने के कारण काश्तकार भारत में जो प्याज में बहुत बड़ी क्राइसिस निर्माण हो रही है। ऐसी कई सारी समस्याएं होती है, जिससे भुगतान शेष की कठिनाइयां अधिक बढ़ जाती है, और इस प्रकार से जनसंख्या की वृद्धि कृषि विकास की गति को धीमा कर देती है, और कई अन्य समस्याएं निर्माण करती है, जिनके ऊपर हम कई बार चर्चा करते हैं। जैसे दरिद्रता पर चर्चा, बेरोजगारी पर चर्चा, या सामाजिक असमानता पर चर्चा, इकोनॉमिक क्राइसिस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ऐसे कई समस्या निर्माण होती है। जैसे कोविड-19 की समस्या, इस पर भी बहुत चर्चा होने लगती है। तो जनसंख्या तथा रोजगार, आर्थिक विकास, जनसंख्या और आर्थिक विकास, भारत में जनसंख्या और आर्थिक विकास, इस पर अगर चर्चा करें तो जनसंख्या तथा रोजगार, इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, इस पर भी देखना जरूरी है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, भारत में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या अर्थव्यवस्था को सामूहिक बेरोजगारी तथा अल्प बेरोजगारी में धकेल देती है। जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो कुल जनसंख्या से श्रमिकों का अनुपात बढ़ जाता है, और परंतु पूरक साधनों के अभाव के कारण नौकरियां बढ़ना संभव नहीं होता। हमारे देश में जैसे कि कई बार इकोनॉमिक क्राइसिस आए, 1929 में जैसे दूसरे महायुद्ध के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस आया, तो देश में कई प्रकार की नई अर्थव्यवस्था बनाने के लिए दुनिया के कई देश एकत्र आकर, यानी उसको इकट्ठा होके एक संगठित प्रणाली निर्माण करके कई आर्थिक सामाजिक उत्थान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने भी भारी भरकस योगदान दिया है। कुल जनसंख्या से श्रमिकों का अनुपात बढ़ जाता है। यह यानी श्रम शक्ति में वृद्धि बड़ी मात्रा में होती है। श्रम शक्ति में जनसंख्या बढ़ने के कारण श्रम शक्ति में बड़ी मात्रा में वृद्धि होती है, और बेरोजगारी तथा अल्प बेरोजगारी या अर्ध बेरोजगारी बड़ी मात्रा में बढ़ते दिखाई देती है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या से आय, बचत एवं निवेश को बड़ी मात्रा में घटा देती है। इस प्रकार पूंजी निर्माण, यानी देश के पूंजी निर्माण में धीमी गति आती है। यानी पूंजी निर्माण करने के लिए औद्योगिकरण का बहुत बड़ा एक योगदान होता है। चौतरफा देश में अगर औद्योगिकरण, जैसे कि
पब्लिक सेक्टर को अगर सरकार ने बढ़ावा दिया तो लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, और निजी के क्षेत्र में रोजगार कम मात्रा में मिलता है, क्योंकि हमारे देश में निजीकरण की अवस्था बड़ी मात्रा में हो रही है। तो निजी जनसंख्या पर विपरीत परिणाम हो रहा है, और तेजी से बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी या गरीबी यापन में बहुत बड़ा रहन सहन, जीवन स्तर बहुत कम हो रहा है, घट रहा है। हजारों लाखों लोगों की नौकरियां घट जाती है, या नौकरी की अवसर ऐसे स्थिति में बड़ी मात्रा में घट जाते हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ जाती है, और जो भूमि या पूंजी तथा अन्य साधनों के अनुपात में श्रम शक्ति बढ़ती है, उस तरह से प्रति व्यक्ति उपलब्ध साधन उस मात्रा में कम हो जाते हैं, जो परिणाम स्वरूप यह दिखाई देता कि बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी बड़ी मात्रा में हमारे देश में कई राज्यों में तीव्र गति से बढ़ती हुई दिखाई देती है। अल्प विकसित देश जैसे भारत जैसे अल्प विकसित या विकसनशील राष्ट्र में कई प्रकार की बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगारी हो या अर्ध बेरोजगारी हो या अल्प बेरोजगारी हो, कई प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ बढ़ती हुई बेरोजगारी श्रम शक्ति में वास्तविक वृद्धि के मुकाबले बेरोजगारी के कई प्रकार के स्तर कई गुना बढ़ते हुए दिखते हैं। तो इस तरह से भारतीय जनसंख्या एवं रोजगार की स्थिति हमारे देश में बड़ी मात्रा में जो उसकी कंसिस्टेंसी जो दिखती है, हमारे देश में रोजगार निर्माण करने के लिए जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, दोनों सेक्टर को सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इन्होंने बढ़ावा देना चाहिए, और कृषि विकास हो या यातायात हो या टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर हो, बड़ी मात्रा में तंत्र ज्ञान के माध्यम से नए रोजगार के अवसर या इनोवेटिव एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस नीड टू बी स्टार्टेड बाय आवर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो जनसंख्या तथा सामाजिक आधारिक रचना हमारे देश की या दुनिया की कैसी है, इस तरह से भी हम तीव्र जनसंख्या, जैसे कि तीव्र जनसंख्या जब बढ़ती है तो सामाजिक आधारिक संरचना में बड़े मात्रा में बदलाव दिखाई देते हैं, और प्रत्यक्ष उत्पादन परिसंपत्तियों में दिन ब दिन घट होती है। साधनों की कमी के कारण, यानी भिन्न भिन्न मात्राओं के साधनों के कमी के कारण जनसंख्या को शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, यातायात तथा निवास ऐसे सुविधाओं को प्रदान करना संभव नहीं होता। और हमारे देश में राज्य सरकारों को नीति आयोग जब से आया, तो नीति आयोग हर स्टेट में सरकार ने प्राथमिकता यानी समान उनके पूंजी वितरित करने की प्रणाली हर स्टेट को सरकार ने शुरू की, और हर स्टेट को समान या पूर्णता समान एक ऑब्जर्वेशन या उसको मैनेजमेंट या प्रशासकीय स्तरों से उसको समान सामाजिक आर्थिक न्याय दिया जाएगा, ऐसी सरकारें हमारे देश में स्थापित हुई। जो प्रत्येक स्थान पर हमारे देश में सेवाओं की गुणवत्ता में इतनी घट दिखाई देती, हर शिक्षा सेवा, चाहे स्वास्थ्य सेवा, चाहे यातायात सेवा या कई प्रकार की सेवाएं, हर सेवा क्षेत्र में निम्न स्तर या बड़ी मात्रा में गुणवत्ता कम हो रही है, क्योंकि जनसंख्या में उत्पादन एजेंट का गुण विद्यमान होता है, और अधिक लोगों को पाया जाने वाला जो गुण है उसमें सुधार में बाधा आती है, और स्कूल
यानी स्कूल कॉलेज की जनसंख्या हो या अधिक स्कूल कॉलेजों में जनसंख्या जो तीव्र गति से जो श्रम शक्ति में प्रवेश करती है और बड़ी मात्रा में शिक्षा, ट्रेनिंग, सुविधाओं, अन्य सुविधाओं में अधिक मात्रा में दबाव डालती है और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार रोकती है। इस प्रकार अधिक घनी आबादी या जनसंख्या की द्रुत वृद्धि दर जनसंख्या के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए बड़ी जटिल समस्या बनती है और बड़ी जटिल समस्या बनने के कारण कई प्रकार का निवेश वहां रुकता है। भारत जैसे अल्प विकसित राष्ट्र में निवेश बढ़ना जरूरी है और रोजगार से ही निवेश बढ़ेगा, लेकिन रोजगार की मात्रा औद्योगिकरण न होने के कारण या बड़ी मात्रा में कई प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है, कभी कभी कोविड-19 जैसा दौर आता है तो हमारे देश में कई समस्याएं, इकोनॉमिक क्राइसिस बड़ी मात्रा में क्रिएट होता है, डीप डिप्लेशन की सिचुएशन निर्माण होती है और जनता का जनता के रहन सहन पर काफी मात्रा में उसका विपरीत परिणाम दिखाई देता है। जनसंख्या तथा श्रम शक्ति, जनसंख्या तथा श्रम शक्ति, अभी देश में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो, श्रम शक्ति कुल जनसंख्या से कार्यकारी जनसंख्या का अनुपात होती है। तो कार्यकारी जनसंख्या का अनुपात होती है और अल्प विकसित देश में जीवन की औसत प्रत्याशी 50 वर्ष मानी जाती है। हमारे देश में 60% मानी जाती है, 60 ईयर्स मानी जाती है जीवन प्रत्याशी, उसमें 60 ईयर्स यानी 60 वर्ष का आयु, एक व्यक्ति का आयु 60 वर्ष माना जाता है। तो दुनिया के अन्य देशों में 50 माना जाता है। तो वस्तुतः उन लोगों की संख्या होती है जो 15 से 50 वर्ष के आयु वर्ग में हो और जनांकिकीय संक्रमणशीलता उसकी अवस्था के दौरान जन्म दर अधिक होता है और मृत्यु दर बड़ी मात्रा में घटते रहता है। और यह कुल जनसंख्या की अधिक प्रतिशत 15 वर्ष तक के निम्न आयु वर्ग की ज्यादा से ज्यादा दिखाई देती है और श्रम शक्ति की प्रतिशतता बहुत थोड़ी दिखाई देती है और श्रम शक्ति में बच्चों की प्रतिशतता अधिक होने के कारण अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ता है और यह भारी बोझ थोड़ी श्रम शक्ति का अभिप्राय है और उत्पादक कार्यों में भाग लेने के लिए अपेक्षाकृत कम व्यक्ति है। यदि जन्मदर घटनी शुरू भी हो जाए तो अल्पकाल के दौरान उत्पादक कार्यों के लिए उपलब्ध श्रम शक्ति की संख्या तो उतनी ही रहेगी पर बच्चों की संख्या घट जाएगी और इसका प्रभाव यह होगा कि राष्ट्रीय आय बढ़ेगी क्योंकि उपभोक्ताओं की संख्या कम हो जाएगी, परंतु यह तभी संभव है जब जनांकिकीय संक्रमण अवस्था पार कर हो जाए या पूर्ण हो जाए। और अल्प विकसित राष्ट्र में जैसे भारत जैसे देश में जन्म दरें नीची नहीं होती है। कई प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिकल सेवाएं या नई टेक्नोलॉजी के दौरान या देश में रोजगार की मात्रा सरकार भरकस यानी अधिक मात्रा में अगर रोजगार देने के बावजूद भी अज्ञानता के कारण या अंधश्रद्धा के कारण देश में सामाजिक बुराइयों का प्रभाव अधिक पड़ जाने के कारण देश की जनसंख्याओं में जो विपरीत परिणाम, जो अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या का विपरीत परिणाम दिखाई देता है, जो श्रम मात्रा भी उसमें दिन ब दिन घटते रहती है। थैंक यू।